हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। नेक्स्ट सीपीपी सॉल्व करते हैं आप कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मजे से उड़ा रहे होगे क्वेश्चंस को। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी इज करेक्ट। सीवी के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवी एमवी 1/k। के क्या होता है ये करेक्टली? देखो, हम एक फॉर्मूला हमने लोगों ने पढ़ा था। एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से। एक फॉर्मूला पढ़ा था परमिबिलिटी के अंदर भी, दैट इज सीवी एमवी इंटू गामा डब्ल्यू पढ़ा था ये। CV MV इंटू गामा डब्ल्यू। तो CV क्या होगा? CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? CV विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। CV क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। K क्या है? परमिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा D। तो आंसर D विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरी ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। एक्सपल्शन ऑफ वाटर जो आपके पास होता है वो होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। रीअरेंजमेंट पार्टिकल का होता, क्रीक वगैरह होता, तब मैं बोलता सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आ जाओ नेक्स्ट। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज कॉज ड्यू टू। सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसकी वजह से होता है? क्रीप की वजह से होता है। क्रीप क्या है? एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। लॉन्ग टाइम के अंदर जब लोड कांस्टेंट लग रहा होता है उसके ऊपर, उसके बाद आप देखते हो कि जो सेटलमेंट होता है पार्टिकल रीअरेंजमेंट्स की वजह से, वो क्रीप की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बी, दैट इज क्रीप। ठीक है, क्रीप को आप आरसीसी बीएमसी के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। Which of the following is not a cause of differential settlement in the soil foundations? Soil foundation में differential settlement का cause कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। Varying water regime on a construction site, ये तो cause है। Overlap of stress distribution in the soil adjoining structure, अगर overlap of distribution होगा, stress distribution का overlap होगा तो stress concentration बढ़ जाएंगी, तो वहां पर भी differential settlement होना बिल्कुल हो सकता है। differential settlement consolidation including secondary compression या unequal expansion of the soil due to excavation of the footing। footing के excavation की वजह से unequal expansion of the soil। अगर soil के अंदर unequal expansion है, इसका मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो differential settlement बिल्कुल होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C will be the right option, that is consolidation including secondary compression। उसकी वजह से differential settlement नहीं होगा, एक यूनिफॉर्म सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा C। C will be the right answer for this question। नॉट पूछा था, नॉट अ कॉज। बाकी सारे कॉज हैं, ये कॉज नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ परमिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का कंबाइंड इफेक्ट जो सॉइल का है वो कहां, दैट इज वॉल्यूम चेंज इज गिवन बाय, वो कैसे देते हैं आप? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन से। सीवी से आप कंबाइंड इफेक्ट दे सकते हो दोनों का। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट। आ जाओ सी, मतलब सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, ये तो क्वेश्चन छोटे मोटे आपने कर लिए होंगे बढ़िया तरीके से। आ जाओ नेक्स्ट पे। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास पर्टेनिंग टू इट्स सस्टेनेबिलिटी टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम अंडर प्रेशर इज नोन एज। वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज जो होता है, ये आप इंडेक्स प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? करेक्ट आंसर हो गया सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। द रिलेशन बिटवीन बता दो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी टाइम फैक्टर टीवी और ड्रेनेज पाथ डी और टाइम टी के बीच में। ड्रेनेज पाथ डी और टाइम टी के बीच में, तो ये क्या होता है बेसिकली बताओ? टीवी बराबर सीवी टी बाई एच स्क्वायर होता है क्या? यहाँ सीवी पूछा है तो सीवी बराबर टीवी एच स्क्वायर बाई टी। ठीक है, टीवी एच स्क्वायर बाई टी। ड्रेनेज पाथ जो है डी से रिप्रेजेंट किया है, तो हम भी डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो डी स्क्वायर बाई टी ये वैल्यू हो जाएगी। सीवी टीवी डी स्क्वायर बाई टी, टीवी डी स्क्वायर बाई टी, मतलब ए इज द राइट आंसर। मतलब ए इज द राइट आंसर। सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आ जाओ नेक्स्ट। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन अ सॉइल decreases with increase in the initial void ratio, decreases with decrease in the initial plastic limit, increases with the increase in the initial void ratio, या increases with decrease in the porosity of soil। देखो क्या होगा, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच जो है वो आपके पास 1/1 प्लस ई नॉट पे डिपेंड करेगा, इनवर्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपके पास इनिशियल वॉइड रेशियो इंक्रीज करेगा तो आपका जो सेटलमेंट है वो डिक्रीज करेगा। तो दिस बेसिकली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो, मतलब ए ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। उसका मतलब है ए ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। कंसोलिडेशन की रेट टेम्परेचर के साथ क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलो ठीक है, देख सकते हो इसको। कैसे देख सकते हो कि परमिबिलिटी जो होता है वो होता है एमवी सीवी इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपके पास, इसका मतलब है सीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परमिबिलिटी के, सीवी आपके पास परमिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अब देखो यहाँ पर टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके हो गया और ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है गामा डब्ल्यू की। तो जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी क्या होती है, मतलब आपके पास फ्लूइड की जो
वेट हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, विस्कोसिटी का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी जो आपके पास आती है, परमेबिलिटी भी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विस्कोसिटी से, विस्कोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परमेबिलिटी। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी आप कह सकते हो इस तरह से। तो यहां पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर विस्कोसिटी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ कंसोलिडेशन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बी, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा वो। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, कंसीडर द फॉलोइंग, इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनल, तीनों में से कौन सा स्टेज रेलेवेंट है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के लिए। तो क्या प्राइमरी बिल्कुल इनिशियल कंसोलिडेशन होता है, प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, फाइनल कंसोलिडेशन वो यहीं पे, ये तीनों मिलके ही फाइनल कंसोलिडेशन हो जाते हैं, मतलब ए बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ए बी सी, दैट इज आंसर ए, ठीक है, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट, फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट लेबोरेटरी थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन, थिकनेस ऑफ द स्पेस जनरली 15 से 20 के बीच में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, 20 mm आपके पास करेक्ट आंसर आना चाहिए कंसोलिडोमीटर टेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, इसको डायरेक्टली याद रखो। आ जाओ नेक्स्ट पे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंसोलिडेटिंग मीडियम विद डबल ड्रेनेज टू अंडरगो 50% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन टाइम was estimated as 8 years, डबल ड्रेनेज में उसको 8 साल लगे। तो बोला क्या है, ऑल द अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मीडियम इन सिंगल ड्रेनेज बाउंड्री। मतलब देखो यहाँ पर, मतलब ये आपसे बोला गया है कि सर डबल ड्रेनेज कंडीशन में, इन द केस ऑफ डबल ड्रेनेज कंडीशन क्या बोला गया है, टाइम जो आपको लगा वो लगा 8 साल, टाइम लगा आपको 8 साल। चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें 50% कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन कितना हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50%। और क्या बोला है, और बोला है आपको सारी कंडीशन सेम है, ऑल कंडीशन कीपिंग सेम। सिंगल ड्रेनेज में कितना समय लगेगा, सिंगल ड्रेनेज में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो मैं इसको बोल देता हूं, चलो T1, इसको मैं बोल देता हूं T2। तो T2 आपसे पूछा गया है, ये आपके पास U1 है, दिस इज U2, तो ये भी 50% होगा, सारा सिर्फ सेम है। अगर मैं यहां से TV1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा CV1 T1 डिवाइडेड बाय H1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये H1 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर डबल ड्रेनेज में H1 हो जाएगा आपके पास H/2, सिंगल ड्रेनेज में आपके पास H2 हो जाएगा H के बराबर ही, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख लो, दिस इज TV2 दैट इज विल बी CV2 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय H2, ये आपके पास हो गया। ये दोनों भी सेम रहने वाले हैं, दोनों को बराबर रख दो, CV भी सेम रहने वाला है, CV को बराबर रख दो। तो बचेगा क्या, बचेगा T1 डिवाइडेड बाय H1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा T2 डिवाइडेड बाय H2 का स्क्वायर। क्या बचा देखो, T1 की वैल्यू आपको 8 गिवन है, H1 हो जाएगा H/2 का स्क्वायर, तो यहाँ कर दूंगा H स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ T2 मुझसे पूछा गया है, H2 आपके पास हो जाएगा H का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो टाइम जो लगा 8 4 32, 32 साल लगेंगे। अगर आपके पास सिंगल ड्रेनेज स्ट्रक्चर आता है, अगर सिंगल ड्रेनेज पैटर्न रहेगा तो लगभग 32 साल आपके पास लग जाएंगे। तो क्या ऑप्शन है 32, बिल्कुल 32 ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ सेटलमेंट ऑफ एनी टाइम टी टू द फाइनल सेटलमेंट इज नोन एज, ये तो आपके पास डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया ना, दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, दिस इज नोन एज योर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। क्या कि रेट कितना है किसमें, एट एनी टाइम पर जितना सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट एट एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ आपके सेटलमेंट एट एनी टाइम टू द टोटल सेटलमेंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ, द कंसोलिडेशन टाइम फैक्टर डिफाइंड बाय, टाइम फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हो, टीवी बराबर सीवी टी बाय डी स्क्वायर, तो सीवी टी बाय डी स्क्वायर, मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, मतलब दैट मींस ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उड़ा रहे हो क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से। देखो आगे, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर का फंक्शन होता है। कैसे पता, अभी तो देखा था कि टाइम फैक्टर सीवी बराबर सीवी टी बाय डी स्क्वायर, किसका फंक्शन है ये फंक्शन है टीवी का, किसका फंक्शन है, टाइम फैक्टर का फंक्शन है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन है। तरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? दिस इज द 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, वन डायमेंशनल होती है। इसका मतलब क्या है? वन डायमेंशन, दैट इज सी इज द राइट आंसर। ये तो पहला ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर क्लेज नॉर्मली, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्लेज जो है दिस नॉर्मली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। अब आपसे लिक्विड लिमिट के बारे में पूछा गया है, तो यहां थोड़ा सा आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? दैट के बराबर CV mv इंटू गामा डब्ल्यू, ये होता है क्या? इसका मतलब CV जो है वो कंप्रेसिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिक्विड लिमिट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा लिक्विड लिमिट उतना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि CV भी आपके पास इनवर्सली हो गया, तो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इतना ज्यादा भी नहीं सोचना था, थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा दिमाग हम लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल, कंसोलिडेशन टाइम के बारे में पूछा गया है। मतलब टीवी बराबर, यहां देखो आपके पास टीवी इज इक्वल टू CV T/D², इसके बारे में पूछा गया आपसे। इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द कंप्रेसिबिलिटी, तो यहां देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी 1/T से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये आपके पास MV से होता है। इसका मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंप्रेसिबिलिटी के, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है ही। दूसरा डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी, यहां पर देखो K जो है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है यहां से, ठीक है, K डायरेक्टली होता है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां 1/K हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज, बिल्कुल सही है। तो मतलब करेक्ट आंसर आपके पास ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशन मेड इन तरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी इज सॉइल इज सैचुरेटेड, बिल्कुल सही है। वन डायमेंशन सही है, परमिबिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सारे ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ये सारे अजम्पशन क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर लिखा है मैंने। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कंसोलिडेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, बताओ सारी राम कहानी हो गई। पूछा है राम कौन है? कंसोलिडेशन थ्योरी किसने दिया है? किसने दी? तरजागी ने दी, और किसने दी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सी विल बी द राइट आंसर। और निकालो क्वेश्चन, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट DPP के अंदर।